ये था। तो जारी बात है, आपको पता चल गया होगा कि हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड डेरिवेटिव्स, क्योंकि इस कोर्स के अंदर सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होंगे, तो हम यहाँ पे उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आपको पता है कि हम पीछे डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 मेजर जो आर्टिकल थे वो डिस्कस करके आ चुके हैं। नंबर 1 gradient of a scalar function, number 2 divergence of a vector function, and number 3 curl of a vector function। बेटा ग्रेडियंट में आपने देखा होगा कि हम वंस डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल किसी स्केलर फंक्शन को, जबकि डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन में आपने नोट किया कि वहां पे भी हम एक दफा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल किसी भी वेक्टर फील्ड को। तो बेटा वो सारे के सारे तीनों ऑपरेशन में सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व था, क्योंकि आपको पता है कि डेल आप एक दफा ऑपरेट कर रहे थे, but if you apply del twice you can construct 5 different species of second derivative। okay, जी सर। I discuss one by one those 5 species। आपको इतना बेटा पता है, ये बात आपको मालूम है, आपके इल्म में है, कोई मुश्किल नहीं है आपके। हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि जो ग्रेडियंट है किसी भी स्केलर फंक्शन का इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेल ऐसे नहीं बेटा अप्लाई करते, हम कोई रूल्स के तहत अप्लाई करते हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का लें तो आपको याद होगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी आती है विद 3 कंपोनेंट्स। बात समझ आ रही है बेटा? तो क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज वेक्टर, सो हम इसका दोबारा ग्रेडियंट तो नहीं ले सकते क्योंकि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आइदर वी कैन टेक इट्स डाइवर्जेंस और कर्ल। तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे है वो है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने शो किया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है बेटा। और दूसरा, क्योंकि हम इसका डाइवर्जेंस भी ले सकते हैं, कर्ल भी ले सकते हैं, दूसरा है दूसरे नंबर पे कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट। ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा, अब क्या है कि जो डाइवर्जेंस है किसी भी वेक्टर फंक्शन की, वो आपने पीछे नोट किया है कि वो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो जाहिर है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज स्केलर, तो हम इसका डाइवर्जेंस भी नहीं ले सकते, कर्ल भी नहीं ले सकते। जाहिर है हम डाइवर्जेंस और कर्ल स्केलर किसी क्वांटिटी का तो नहीं लेते, सो हम सिर्फ और सिर्फ इसका ग्रेडियंट ले सकते हैं। तो इसलिए जो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है वो है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, जिसको आप मैथमेटिकली यू लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। इस तरीके से आपको ये मालूम है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, थर्ड हमने पढ़ा कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, और आपको याद होगा कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके 3 कंपोनेंट्स आ रहे थे, डेल क्रॉस ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स आ रहे थे, और एक्स वाई जी। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटा इसका ग्रेडियंट तो हम नहीं ले सकते, सो आइदर वी कैन टेक इट्स डाइवर्जेंस और कर्ल। सो दैट्स व्हाई चौथे नंबर पर आपके पास है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, और 5वें नंबर पे आपके पास है कर्ल ऑफ कर्ल। ये बेटा इन इन सारे ऑपरेशन में आप देखेंगे आप डेल ट्वाइस ऑपरेट कर रहे हैं, यानी हम सेकंड डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। और ये 5 डिफरेंट स्पीशीज है सेकंड डेरिवेटिव्स की, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट अस फर्स्ट डिस्कस हाँ हाँ नंबर 1 डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। क्लियर है बेटा? जी सर। हाँ, आपको पता है कि किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट, मतलब किसी स्केलर फंक्शन हमारे पास t है, उसका ग्रेडियंट हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो इसका हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है। सो बाय डेफिनेशन यू कैन सी दैट
Del is in Cartesian coordinate is this partial by partial x into x unit vector plus partial by partial y into y unit vector plus partial by partial z into z unit vector. Dot यहाँ पे you can see a dot here, a dot here. So next है del t. So partial t by partial x into x unit vector plus partial t by partial y into y unit vector plus partial t by partial z into z unit vector. अच्छा, डेल डॉट डेल टी को बेटा आप लिखते हैं डेल स्क्वायर टी, और अगर आप इसको ऑपरेट करें, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे, आपके पास तीन टर्म्स आएंगी, फिर इसको ऑपरेट करेंगे इस पे, इस पे, इस पे, फिर तीन टर्म्स आएंगी, फिर इसको ऑपरेट करेंगे इस पे, इस पे और इस पे, फिर तीन टर्म्स आएंगी, यानी टोटल आपके पास 9 टर्म्स आएंगे। और आप जानते हैं कि उन 9 में से लीजिएगा कि उन 9 में से सिर्फ 3 सर्वाइव करेंगी, ठीक है। जी सर। और आपको रीजन भी पता है कि वो 3 क्यों सर्वाइव करेंगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और वो ये रूल फॉलो करता है कि लाइक यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट आपको 1 देगा, अनलाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 देगा। तो जो सर्वाइविंग टर्म होगी, मसलन ये जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो यही सर्वाइव करेगी, जब इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो 0, क्योंकि एक्स यूनिट वेक्टर डॉट वाई यूनिट वेक्टर आएगा साथ में। इसको जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये भी 0 होगी, क्योंकि साथ में आएगा एक्स यूनिट वेक्टर डॉट जी यूनिट वेक्टर। बात समझ आ रही है ना बेटा? तो सिर्फ सर्वाइविंग टर्म ये होगी, ठीक है ना? हाँ, ये वाली, क्योंकि इसके साथ आ रहा है एक्स यूनिट वेक्टर डॉट एक्स यूनिट वेक्टर जो कि 1 है। बात समझ आ रही है? इसी तरह इस टर्म के साथ आएगा वाई यूनिट वेक्टर डॉट वाई यूनिट वेक्टर जो कि 1 है। इस टर्म के साथ आएगा z यूनिट वेक्टर डॉट z यूनिट वेक्टर जो कि 1 है। तो बेटा किसी भी लैप्लासियन, ओके सॉरी, किसी भी स्केलर फंक्शन का जो मीन आप ग्रेड डाइवर्जेंस लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू लैप्लासियन ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी, लाइक दिस। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। यानी अगर आप किसी स्केलर फंक्शन का लैप्लासियन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ट्वाइस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस स्केलर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, ठीक है ना। फिर पार्शली ट्वाइस आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर पार्शली ट्वाइस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जी। बात समझ आ रही है? और उन सब रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर टी। इसको पढ़ते हैं, डेल स्क्वायर टी को पढ़ते हैं लैप्लासियन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी टी, ठीक है ना, ये स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड टी। ओके, और बेटा ये जो डेल स्क्वायर है, this is defined as partial square by partial x square plus partial square by partial y square plus partial square by partial z square, and it is known as the Laplacian operator in Cartesian coordinates. बात समझ आ रही है? जी सर। अब क्या है बेटा कि आपको इस कोर्स के अंदर लैप्लासियन ऑफ अ वेक्टर से भी वास्ता पड़ेगा, यानी ना सिर्फ लैप्लासियन आप किसी स्केलर फील्ड का ले सकते हैं, आप वेक्टर फील्ड का भी लैप्लासियन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेटर यही है कि हम यहीं पे कैलकुलेट कर लें ताकि आगे हमें मसला ना हो। बात समझ आ रही है? सो लेट्स से वी कैलकुलेट द लैप्लासियन ऑफ अ वेक्टर ए। कहाँ गया ये ये है बेटा हमारे पास, हम लैप्लासियन ऑफ अ वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो बेटा आप अगर ग्रिफिथ्स की बुक को खोलें तो पहले पेज पे या लास्ट पेज पे यू हैव लिस्ट ऑफ वेक्टर आइडेंटिटीज, ठीक है। उनमें से मैं एक वेक्टर आइडेंटिटी ये वाली यूज कर रहा हूं कि जिसको आप कहते हैं कि कर्ल ऑफ ए का एक दफा दोबारा से कर्ल ले तो दैट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए।
एंड माइनस लैप्लासियन ऑफ वेक्टर ए। सो आप कह सकते हैं कि सो इट मींस अगर मैं इस टर्म को इधर ले जाऊं और इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो आपके पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इक्वेशन आएगी। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो ये यानी लैप्लासियन ऑफ अ वेक्टर ए जो है दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो बेटा सिंपल सी बात है कि मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मैं अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे लैप्लासियन ऑफ वेक्टर ए मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? और बेटा ए वेक्टर वही है जो पीछे हम डाइवर्जेंस में और कर्ल में डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, ओके। सो डेल डॉट ए विल बी, हम पहले इस टर्म को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डेल डॉट ए पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका ग्रेडियंट लेंगे। तो बेटा जो डेल डॉट ए है बाय डेफिनेशन, जस्ट अब डेफिनेशन यूज कर लें। और बेटा याद रखिएगा कि ये जो ए वेक्टर है दिस इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर। मैंने रिपीटिशन से बचने के लिए मैंने इसे लिखा नहीं है कि फंक्शन ऑफ आर वेक्टर। डेफिनेटली दिस ए इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर। बात समझ आ रही? इसी तरह ये जो ए एक्स है दैट इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर, ए वाई इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर, ए जी इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर। मैं कह रहा हूं ना कि ये ए वेक्टर वही है जो हम डाइवर्जेंस और कर्ल के आर्टिकल में देख के आ चुके। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, मैं डेफिनेशन, वैसे तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आपने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने एक दफा फिर कर दिया कि पीछे से मुझे शेयर ना करना पड़े। डेल ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज दिस डॉट, यहाँ पे डॉट भी है, ओके, डॉट ए वेक्टर, यू कैन सी ए वेक्टर, सो दिस इज द ए वेक्टर। बात समझ आ रही है? तो बेटा जी बार सर। बार बताने की जरूरत तो नहीं है कि टोटल आपके पास यहाँ से टर्म आएंगी 9। ठीक है, जिनमें से 6 जीरो होंगी, 3 सर्वाइव करेंगी, और वो 3 सर्वाइविंग टर्म्स ये होंगी। बात समझ आ रही है? जो मैंने जी सर। रेड डॉट जिस लाइन को हाईलाइट किया हुआ है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आपको ये मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ए एक्स इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर, ए वाई इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर, ए जी इज फंक्शन ऑफ आर। ठीक है बेटा, अब जी मुझे सर। क्योंकि ये आपको पता है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो हमें इसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैं डेल डॉट ए का ग्रेडियंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेडियंट की फिर वो आप बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे कि डेल इज दिस, ये डेल है जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और कोई दरमियान में डॉट क्रॉस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट ले रहे हैं। एंड that operates on del dot a, where del dot a is this one। ये अभी हमने कैलकुलेट किया this one del dot। बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब बेटा आप सिंपली आप क्या करते हैं कि इसको ऑपरेट करते हैं। पहले ये ऑपरेट होगा इन तीनों पे, ठीक है, और इसको ऑपरेट कर लेते हैं इन तीनों पे, क्योंकि इनके साथ एक कदर मुश्तरक है और वो है एक्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हम एक्स यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑपरेट्स ऑन पार्शियल ए एक्स बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, दैट इज एक्चुअली पार्शियल स्क्वायर्ड ए एक्स बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर्ड। बात समझ आ रही है? ये मैंने लिख दिया पार्शियल स्क्वायर्ड ए एक्स बाय पार्शियल एक्स। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स विल ऑपरेट ऑन पार्शियल ए वाई बाय पार्शियल वाई, ये चीज। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स विल ऑपरेट ऑन पार्शियल ए जी बाय पार्शियल जी, ये चीज। इन सब के साथ एक्स यूनिट वेक्टर कॉमन है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। बात समझ आ रही है? जी सर। इसी तरह बेटा इसको ऑपरेट करेंगे जब इन तीनों पे। ठीक है, तो पहली टर्म आएगी, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये टर्म, पहली टर्म आएगी पार्शियल बाय पार्शियल वाई दैट ऑपरेट्स ऑन पार्शियल ए एक्स बाय पार्शियल एक्स। दूसरी टर्म आएगी पार्शियल स्क्वायर्ड ए वाई बाय पार्शियल वाई स्क्वायर्ड, ये। तीसरी टर्म आएगी पार्शियल बाय पार्शियल वाई दैट ऑपरेट्स ऑन पार्शियल ए जी बाय पार्शियल जी, ये। ठीक है, और इन सब के साथ टर्म के साथ एक कॉमन
y यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से जब ये ऑपरेट होगा इन तीनों पे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो ये जो है ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस आ गया, जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। जाहिर है आपको ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस चाहिए था, ये चीज फाइंड कर ली। अब आते हैं इसकी तरफ, ये भी फाइंड कर लें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास लैप्लासियन ऑफ ए वेक्टर ए आ जाएगा। तो बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें डेल क्रॉस ए चाहिए, ठीक है ना? हमें सबसे पहले डेल क्रॉस ए चाहिए। ओके, डेल क्रॉस ए वैसे तो हमने पीछे कैलकुलेट किया जब हम कर्ल वाला आर्टिकल कर रहे थे, तो आपको पता है आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं डेल क्रॉस ए। ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है? यस सर। हाँ, एक दफा फिर इस चीज का ये जाहिर है डेल क्रॉस ए इज अ वेक्टर, आप जानते हैं कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज अ वेक्टर, हाँ, विद 3 कंपोनेंट्स, यू नो दैट, ये आपके सामने है 3 कंपोनेंट। तो बेटा एक दफा फिर मुझे इसका कर्ल लेना, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ठीक है? तो मैं एक दफा फिर जब इसका कर्ल लूंगा तो ओके, आपको पता है x यूनिट वेक्टर, y यूनिट वेक्टर, z यूनिट वेक्टर, पार्शियल बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल z, and the x component of del cross A vector which is equal to this one. This is the x component of del cross A. ठीक है? फिर जिसका कर्ल ले रहे हैं जिस वेक्टर का, उसका y component, ये है y component, जाहिर है हम यहाँ लिख देंगे। और फिर जिसका कर्ल ले रहे हैं del cross A का हम कर्ल ले रहे हैं, उसका z component, ये है c component। बात क्लियर है बेटा? यस सर। रूल वही है, जिस तरह आप कर लेते हैं आपके पास बेटा ये आंसर आ जाएगा ये सारा, यानी कि आपके पास कर्ल ऑफ ए आ गया, जिसको मैंने इक्वेशन 3 का। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, ओके। इसका मतलब है बेटा कि अगर मैं ये वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहां पे, बात क्लियर है? तो यस हमें सर। लैप्लासियन ऑफ वेक्टर ए मिल जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट पेज पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ये नेक्स्ट पेज पे हम यही करने जा रहे हैं, जस्ट मैं ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। ओके, जी बेटा ये आ गया आपके पास। ये बेटा जस्ट मैंने देख ही सकते हैं यहाँ से कि मैंने ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है? और एक नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन कर्ल ऑफ ए विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है? तो बेटा वो नेगेटिव साइन मैं अंदर ले गया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन लिखा है। अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, आप पीछे देख लीजिएगा पिछले पेज से, अंदर सारे साइन मैंने चेंज कर दिए। बात समझ आ रही है जी बेटा? सर। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि इनमें से कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी बेटा, उसको जरा डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैसे मैंने कोशिश की है लाइनों को टेढ़ा मेढ़ा करके, और अगर आपको ये, अगर आपके मीन स्क्रीन बड़ी है और आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा है, तो मैंने कुछ को ब्लैक लाइन से काटा हुआ है, कुछ को ब्लू से काटा हुआ है, कुछ को रेड से काटा हुआ है, ठीक है ना? तो क्या है बेटा कि ये जो है ये टर्म याद रखिएगा, इसके साथ एक एक्स यूनिट वेक्टर भी है। हाँ, ये जो टर्म है इसके इक्विवेलेंट, ओके, कौन सा इसका क्रॉस डेरिवेटिव है? ओके, ये है इसका क्रॉस डेरिवेटिव, ये इसका क्रॉस डेरिवेटिव है। और आप देख सकते हैं इसके साथ भी एक्स यूनिट वेक्टर, इस टर्म के साथ, इसके साथ भी एक्स यूनिट वेक्टर है, इसके साथ भी एक्स यूनिट, दिस विद पॉजिटिव साइन, दिस विद नेगेटिव साइन। बात समझ आ रही है? तो बेटा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज दीज आर द क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ ईच अदर। बात समझ आ रही है?
जी सर। अब मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। ये आपने मैथमेटिक्स में एफएससी में पढ़ते हैं क्रॉस डेरिवेटिव्स के क्रॉस डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज इक्वल। हाँ, मैंने कहा ना कि ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो ज़रा कैंसिल कर देंगे बिकॉज दीज आर इक्वल। तो साइन अपोजिट होंगे तो डेफिनेटली कैंसिल करेंगे। इस चीज को बेटा मैंने समझाने के लिए यहाँ भी लिखा है ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी ऑफ क्रॉस डेरिवेटिव दिस टू टर्म विल कैंसिल ईच अदर। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्रॉस इक्वालिटी ऑफ क्रॉस कैसे इक्वल होते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा पीछे मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी बेटा मैंने ना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लेट से ये ए वाई है, लेट मी से ए वाई, जो कि आपको पता है कि हमने वक्त बचाने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज हमारा जो ए वाई है दैट इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहे थे और जब हमने ये वेक्टर ए डिस्कस किया था बेटा डाइवर्जेंस में, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस क्योंकि हम जनरलाइज वेक्टर लेते हैं तो ये जो y कंपोनेंट है ए वेक्टर का, ये स्पेस वेरिएबल, तीनों स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, यानी x y z। लेट से वो डिपेंडेंस कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मिसाल देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने कहा लेट से कि वो डिपेंडेंस x y z पे यूं है। बात समझ आ रही है? जी सर। पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को देखते हैं, यानी कि अगर मैं इस ए वाई को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहां मैंने किया भी है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया ए वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपका आंसर ये आएगा एक्स स्क्वायर कॉस वाई एक्सपोनेंशियल पावर माइनस जी। बात समझ आई है? जी सर। ये तो हो गया हमारे पास पार्शियल ए वाई बाय पार्शियल वाई, ये चीज। बेटा अब मैं इस पार्शियल ए वाई बाय पार्शियल वाई हमारे पास आ गया, तो मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के लिहाज से। इसको दोनों से, इस साइड को भी, लेफ्ट साइड को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये आएगा, राइट साइड को डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास ये आएगा 2x cos y एक्सपोनेंशियल पावर माइनस c। बात क्लियर है जी बेटा? सर। यहां तक बात क्लियर जी है? सर। अब राइट साइड को देखते हैं हम। ए वाई को पहले पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने इस ए वाई को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो मेरे पास आ गया 2x sin y एक्सपोनेंशियल माइनस जी। आसान सी डिफरेंशिएशन है, इतना तो आपको आते होगा। अब मुझे दोनों साइड्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 2x cos y एक्सपोनेंशियल माइनस जी। तो बेटा यहां से बात क्लियर नहीं है? दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों साइड्स को देख ले, दोनों साइड्स को देख, बात यस समझ सर। आ रही है? जी सर। जी तो ये सर। बात समझ आती है कि क्रॉस डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज इक्वल। यस सर, इक्वल। बस क्लियर हो गया जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा देखें इसका जो क्रॉस डेरिवेटिव है, मैं डिफरेंट कलर इसलिए दे रहा हूं कि शायद आपको मसला ना हो। इसका क्रॉस डेरिवेटिव ये है, ओके नेक्स्ट, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी आप देख रहे हैं साथ में। इसका क्रॉस डेरिवेटिव कहाँ पे है? ये है, ठीक है। जी सर। इसका क्रॉस डेरिवेटिव आप कहाँ पे देख रहे हैं? वो ये है, ये है। साथ नोट करते जाए, y यूनिट वेक्टर भी है, y यूनिट वेक्टर भी है। बात जहां तक क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर है। अच्छा, इसका क्रॉस डेरिवेटिव जो से कैंसिल करेगा वो ये है, ये है। बात समझ आ रही है? जी ओके, सर। एक ही है बेटा मेरे पास। अब कलर के ऑप्शन खत्म हो गए हैं, आप देख रहे हैं इसका क्रॉस डेरिवेटिव ये है, कैंसिल कर। बात क्लियर होगी? यस सर।
मैंने चलें इसको मैं क्या, और मेरे पास कलर्स नहीं है। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि लाइन की विड्थ कम करके तो आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ। आखिरी जो टर्म है ये, इसका क्रॉस डेरिवेटिव ये है जो इसको कैंसिल कर रहा है। बात क्लियर होगी बेटा? यस सर। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं कि लैप्लासियन ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, ये मैंने कैसे लिखा, अब बेटा देखते जाए। ये टर्म में पार्शियल स्क्वायर ए एक्स बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर जिसके साथ एक्स यूनिट वेक्टर है, पार्शियल स्क्वायर ए एक्स बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साथ में एक्स यूनिट वेक्टर। ओके, ये आ गई आपके पास पार्शियल स्क्वायर ए एक्स बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर ए एक्स बाय पार्शियल वाई स्क्वायर साथ में है, आप देखें, एक्स यूनिट वेक्टर। ये टर्म आ गई पार्शियल स्क्वायर ए एक्स बाय पार्शियल जी स्क्वायर जिसके साथ एक्स यूनिट वेक्टर है। ये बात क्लियर है? जी सर। जो सर्वाइविंग टर्म है इसी तरह लिख लेंगे, इन तीनों टर्म के साथ एक्स यूनिट वेक्टर था तो मैंने कॉमन ले लिया। इस तरह आपके पास तीन टर्म होंगी जिनके साथ वाई यूनिट वेक्टर होगा, दिस वन एंड दिस वन। इसको सबसे पहले मैंने लिखा है ऑर्डर में, फिर दूसरे नंबर पे इसको लिखा, फिर तीसरे नंबर पे इसको, और इन तीनों टर्म में वाई यूनिट वेक्टर कॉमन था तो बेटा यूं मैंने लिख लिया। बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, अब आ गया आखिरी, इस टर्म के साथ जी यूनिट वेक्टर है, इन दो टर्म के साथ भी जी यूनिट। मैंने पहले ये लिखी है पार्शियल स्क्वायर ए जी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, अब देख सकते हैं हम पार्शियल स्क्वायर ए जी बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, फिर ये लिखी है पार्शियल स्क्वायर ए जी बाय पार्शियल जी स्क्वायर साथ में जी यूनिट वेक्टर कॉमन ले। अब बेटा एक चीज गौर से देखें कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट में मैंने जो कुछ लिखा हुआ है, अभी अभी हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर टी, आपको याद होगा, क्या मैंने ये नहीं लिखा था कि डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल जी स्क्वायर, ऐसे ही? जी सर ऐसे तो ही। क्या मैं कह सकता हूँ, आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट में टर्म है, दिस इज द लैप्लासियन ऑफ ए एक्स? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से दिस इज द लैप्लासियन ऑफ ए वाई, यस सर। मैंने लिखा हूं, एंड दिस इज द लैप्लासियन, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा, दिस इज द लैप्लासियन ऑफ, हाँ यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, लैप्लासियन ऑफ ए सी। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। जी सर। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ कि लैप्लासियन ऑफ वेक्टर ए इज डेल स्क्वायर ए एक्स इंटू एक्स यूनिट वेक्टर, ठीक है, डेल स्क्वायर ए वाई इंटू वाई यूनिट वेक्टर, डेल स्क्वायर ए जी इंटू जी यूनिट वेक्टर। ये चीज, बात क्लियर है? जी सर। और अगर आप चाहें तो इसे यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमें पता है क्योंकि, तो बेहतर है कि इसको यूं लिखते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए कि ए वेक्टर यहाँ पे आर वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, यानी स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आर वेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बेटा लैप्लासियन ऑफ अ वेक्टर ये आ गया आपके। और आप जरा गौर से देखें कि लैप्लासियन ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी with three components. This is the x component, ये जो large brackets में मैंने लिखा है, this is the x component of del square a vector, this is the y component of del square a vector, this is the z component of del square a vector। बात समझ आ रही है? जी सर। यानी ये कोई हमें ये बताती है कि जिस वेक्टर का आपने लैप्लासियन लेना चाहते हैं, आप उसके हर कंपोनेंट का अलग-अलग लैप्लासियन ले, हर कंपोनेंट। देखिए ये x कंपोनेंट का आपने लैप्लासियन लिया है ए वेक्टर के, वाई कंपोनेंट का लैप्लासियन है इधर ए वेक्टर के
जी कंपोनेंट का लैप्लासियन है, हर कंपोनेंट का अलग लैप्लासियन ले और इस इक्वेशन में फीड कर दे तो आपको लैप्लासियन ऑफ वेक्टर ए मिल जाएगा। बात क्लियर है जी बेटा? सर। अच्छा बेटा अटेंडेंस ले लिया तो ग्रुप में शेयर कर दे मेरे जी साथ। कर दी। और ऊपर टाइम जो है ना इस तरह का हो रहा है कि मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे मीटिंग ये वाली एंड करके तो मैं आपको नया लिंक सेंड करूँ, ठीक है? क्योंकि ये ना अचानक से हमारी ये मीटिंग खत्म हो जाए तो मैं वो जो सेकंड डेरिवेटिव की सेकंड स्पीशी थी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, सो दिस इज द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। बात समझ आ रही है? जी सर। तो बेटा बहुत ही आसान है, आपको पता है डेल टी किसके इक्वल है, पीछे हम लिख चुके हैं। इसका कर्ल लेना है क्योंकि डेल टी का वेक्टर तो है, उसका कर्ल लेना है। तो बेटा कर्ल उसी तरीके से लेंगे, ये आपके सामने है, ठीक है? और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कर लेंगे, इजी है ना? जी जी सर। सर। वही सारी चीजें हैं आपके पास। आपके पास ये जो है क्योंकि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज, अगर मैं ये कहूं कि दिस इज बेसिकली द एक्स सॉरी दिस इज बेसिकली किधर गया, दिस इज बेसिकली द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस डेल क्रॉस डेल टी वेक्टर, ठीक है? सिमिलरली this is the y component of del cross del t vector and this is the z component of del cross del t vector। बात समझ आ रही है? और बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये क्रॉस डेरिवेटिव्स हैं एक दूसरे के, समझ आ रही है? जी सर। So cross derivatives are equal, so positive sign here, negative sign here, तो जाहिर बात है ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना? इसी यस सर। तरह ये भी एक दूसरे के क्रॉस डेरिवेटिव है, ये भी एक दूसरे के क्रॉस डेरिवेटिव, तो आपके पास जीरो आंसर आ जाए। बात क्लियर है बेटा? और जी सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है? जिसको बेटा हम आगे भी बार बार इसका कोर्स में जिक्र करते रहेंगे कि ये हमें ये फैक्ट ये बताता है कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। बात क्लियर हो गई है? जी सर। जी ओके ओके। तो अब थर्ड स्पीशी है सेकंड डेरिवेटिव की, जिसे आप कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है ना? उसको हम डिस्कस करते हैं। बेटा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, मैंने इसलिए ये लिखा है ऑलरेडी प्रूव। और ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो इसकी इक्वल है, ये सारी टर्म कहाँ पे किया है? अभी अभी हम करके आ चुके हैं जब हम लैप्लासियन ऑफ अ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे। यस बात सर। की ठीक है ना? तो हम ये प्रूव कर चुके हैं, मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है। आपको पता है कि ये कैसे आता है क्योंकि हम पीछे वो कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है? अच्छा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो आपको ग्रिफिथ्स ये कहता है कि ये जो है दिस सेल्डम अकर्स इन दिस कोर्स, इस फिजिकल एप्लीकेशन के लिए ये चीज इस चीज से हमें ज्यादातर वास्ता नहीं पड़ता। अगर वास्ता पड़ जाए तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कहता है कि इससे वास्ता नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको ग्रेडियंट किसी डाइवर्जेंस का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोर्स में। उसकी कुछ रीजन है जो वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। बेटा अगर आपको ये रीजन समझ नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में ये 4 रीजन मैंने किए हुए हैं। इस कोर्स में हम ये चीजें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? आप आगे ताकि पढ़ें तो आप वेरीफाई कर सकें हाँ हमने ये पहले पढ़ा था। बात समझ आ रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। बात समझ आ रही है? दिस जी इज सर। बेसिकली बेटा गॉसेस लॉ इन चार्ज फ्री रीजन। ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है ना, ये वाली, दिस इज गॉसेस लॉ इन चार्ज फ्री रीजन
और यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ई क्या है। ई इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मीन ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा जी सर। क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो होती है, ठीक है, तो इसका अगर ग्रेडियंट लें, ग्रेडियंट ऑफ दिस डाइवर्जेंस, तो ज़ाहिर है वो भी जीरो होगा। बात समझ आ रही है ना? जी सर। इसी तरीके से आप एक और चीज आगे जाके इस कोर्स में पढ़ेंगे कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को, एक फैक्ट को, फैक्ट के बारे में बताती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल यानी सिंगल पोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड नॉर्थ और आइसोलेटेड साउथ डज नॉट एग्जिस्ट वेयर बी इज द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेडी करंट। बात समझ आ रही है बेटा? जी। अच्छा, अब आपके पास आगे जाहिर है जब डेल डॉट बी जीरो होगा, डाइवर्जेंस जीरो है, तो बेटा इसका ग्रेडियंट लेंगे तो वो भी जीरो होगा। इसलिए ये हम कहते हैं कि ये सिचुएशन अकर नहीं करती कोर्स के अंदर। ओके, डेल डॉट जे जीरो होता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आपके सामने है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो, बेटा ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट्स। और यहाँ पे जो जे है, इतना तो आपको पता ही होगा कि जे इज वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जो मैंने यहाँ नीचे लिख दी। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। इसी तरीके से एक और आपके पास इक्वेशन है कि डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। और ये जो फैक्ट है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कूलम गेज, इस कंस्ट्रेंट को कूलम गेज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ए है, ये बेटा जिस तरह पीछे हम ए वेक्टर डिस्कस करते आए हैं ना, ये वो ऑर्डिनरी ए वेक्टर नहीं है, यानी कि हम कोई भी वेक्टर ए जिस तरह हमने पीछे कहा है वो नहीं है। दिस इज अ वेरी स्पेशल वेक्टर हियर नोन एज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, और इसका डाइवर्जेंस जीरो होता है बिकॉज ए क्लास 3 फील्ड है। ये भी हम आगे बेटा पढ़ेंगे कोर्स में। बात समझ आ रही है? इसलिए इसका भी अगर हम ग्रेडियंट कहते हैं तो वो मीनिंगलेस होगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप इस इक्वेशन से, यानी ये नहीं है कि आप कहें कि हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ कि इससे आपको वास्ता नहीं पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो इससे कर सकते हैं। बात क्लियर है? जी सर। जी सर। नेक्स्ट पेज आते हैं बेटा। ले, आखिरी पेज हमारे पास आ गया। ठीक, इसमें ओके, ये हम बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ओके, ये हम कैलकुलेट करें डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। आपको पता है कि जो कर्ल है, दिस इज कर्ल ऑफ ए, एंड ये जो हम कर रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल किसके इक्वल है? ओके बेटा, डेल क्रॉस ए पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये चीज है। तो बेटा अब इसका, इस वेक्टर का हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। ये देखें ये, तो बेटा डेफिनेशन उसी तरह यूज करते हैं, दिस डॉट और यहाँ पे डेल क्रॉस ए वेक्टर, ये सारे का सारा मैंने कहा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप वही डाइवर्जेंस का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएंगी बेटा, सारी टोटल ये टर्म आएंगी। ठीक है, और अगर मैं ये आपको कहूँ तो मेरा ख्याल है आपके लिए कोई हैरानगी की बात नहीं होगी अगर मैं ये कहता हूँ कि ये टर्म किधर गई, इस टर्म को कैंसिल कर देगी। आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि ये क्रॉस डेरिवेटिव है। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी क्योंकि ये एक दूसरे के क्रॉस डेरिवेटिव है, और ये फिर टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी क्योंकि ये एक दूसरे के क्रॉस डेरिवेटिव्स हैं। तो बेटा आपके पास ये जीरो की इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि divergence of curl is zero and this is zero always। बेटा ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि divergence of curl is always zero। बात समझ आ रही? सो ये बड़े ही दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। एक क्या कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो,
दूसरा क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज 0। बात समझ आ रही है? जी सर। कोई भी आप वेक्टर फंक्शन है उसका, इसके मीनिंग है कि कोई भी वेक्टर फंक्शन है उसका पहले कर्ल कैलकुलेट करें फिर उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 0। इसी तरह कोई भी स्केलर फंक्शन है उसका आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करें और फिर कर्ल कैलकुलेट करें तो यू विल ऑलवेज गेट 0। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। हाँ, आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आप चीज हम डिस्कस, आखिरी फिफ्थ स्पीशी सेकंड डेरिवेटिव की, कर्ल ऑफ कर्ल। ये आपके पास कर्ल ऑफ वेक्टर ए है और हम एक दफा फिर उसका कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं कर्ल ऑफ कर्ल। और बेटा इसको भी, इन कैलकुलेशन को भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पीछे हम ये करके आ चुके थे तब जब हम लैप्लासियन ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर रहे हैं। तो जस्ट आप कर्ल ऑफ ए वहां हमने कैलकुलेट किया था जब हम लैप्लासियन ऑफ वेक्टर ए डिस्कस कर, याद आ गया? वो यस सर, पीछे। जो मैंने पेज आपके साथ शेयर किए थे गालिबन सेकंड पेज के बिल्कुल एंड पे था। बात समझ आ रही है? इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं किया। जिसको हमने इक्वेशन 3 का मैंने आगे बता भी दिया कि ऑलरेडी प्रूव या कैलकुलेटेड। जिसको हमने इक्वेशन 3 कहा था वो आप इक्वेशन 3 देखेंगे तो कर्ल ऑफ ए आपको पता चल जाएगा आप कैसे कैलकुलेट करें। ओके, सो बेटा ये पांचों हमने सेकंड डेरिवेटिव्स की टाइप डिस्कस कर ली। तो अगर आप चाहें तो थर्ड डेरिवेटिव, जाहिर है आपको पता है थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो आपको डेल ऑपरेटर थ्राइस ऑपरेट करना पड़ेगा और रूल वही है, यानी कि आप उस रूल से नहीं हटेंगे। यानी अगर आप ट्वाइस डेल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं और आंसर स्केलर क्वांटिटी आती है तो फिर तो सिर्फ आप उसका ग्रेडियंट ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? यस अगर सर। आप ट्वाइस डेल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, यानी सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, और आंसर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आती है तो बेटा थ्राइस आप किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं? या तो आप उसका डाइवर्जेंस ले सकते हैं या कर ले सकते हैं। बात क्लियर है? जी तो सर। इसलिए मैंने कहा है कि वर्किंग ऑन सिमिलर लाइन, वही रूल जो हम पहले फॉलो करते हैं, आप थर्ड डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यू आर लकी इनफ कि इस कोर्स में थर्ड डेरिवेटिव की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जितनी भी हमारे पास फिजिकल सिचुएशंस हैं वो सारी की सारी सेकंड डेरिवेटिव से ही हमारा काम चल जाता है। सेकंड डेरिवेटिव इज इनफ टू हैंडल ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल सिचुएशंस। बात समझ आ रही है बेटा? तो जी सर। ये चीज है। थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया कि आप सेकंड डेरिवेटिव किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा कोई आज के लेक्चर से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये जो कर्ल ऑफ सर डाइवर्जेंस होता है हम्म। सर, ये जीरो के इक्वल लिखा है, लेकिन सर जीरो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें इसको नल वेक्टर के इक्वल नहीं लिखना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी बेटा थोड़ी सी अजीब सी बात की, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की कि क्या जीरो नंबर है स्केलर सर जीरो क्वांटिटी? जीरो एक बेटा स्केलर है, क्वांटिटी उस मतलब। चीज को कहते हैं जो अ, यानी कि जिसको आप मेजर कर सके वो क्वांटिटीज कहलाते हैं। मसलन सर असल में जीरो नंबर ही कहना था, वेलोसिटी। स्केलर नंबर। मेरी बात सुन लें, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि जीरो क्यों आ गया है, उसके साथ यूनिट वेक्टर भी आने चाहिए क्योंकि वो वेक्टर है। बेटा इस तरह यस सर। कीजिएगा, मैट्रिक या एफएससी की बुक खोल के नल वेक्टर पढ़ लीजिएगा। एक नल वेक्टर हमेशा इक्वल टू जीरो होता है। इट इज अंडरस्टूड कि नल वेक्टर तब होगा एक वेक्टर इफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो। जीरो से मुराद यही है कि उसका हर कंपोनेंट जीरो है, ओके सर। उसको आप नल वेक्टर कहते हैं। बात क्लियर है? जी सर। नहीं क्लियर तो फिर पूछ ले सवाल, या फिर नल वेक्टर के बारे में कहीं पिछली छोटी क्लासेस में जो पढ़ा हुआ है, जो मैट्रिक में पढ़ा होगा नल वेक्टर क्या चीज है, उसको एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा। क्लियर? जी सर। और कोई सवाल बेटा? सर ये डाइवर्जेंस ऑफ जी कर्ल के फिजिकल मीनिंग क्या बनते हैं?
डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, बेटा दोनों की डेफिनेशन आपको पता है, यानी कि पीछे आप पढ़ के आ चुके हैं। उसको रिलेट करना कौन सा मसला है? कर्ल है किसी चीज का बेंड, हाँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट। डाइवर्जेंस है स्प्रेड, बेंड का स्प्रेड क्या होगा? हाँ, ठीक, थैंक यू। बात समझ आ रही है? जी एक चीज जो कर्ल कर रही है, एक चीज बेंड कर रही है, वो स्प्रेड हो ही नहीं रही। बात समझ आ रही है? तो उसका स्प्रेड आप कैलकुलेट करें तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नो, कोई मसला नहीं बेटा। और किसी का कोई सवाल? सर जी जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है। अच्छा आप लास्ट बोलें लेक्चर से रिलेटेड। सर जब बेटा। आप